नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो सिविक्स है उसका चैप्टर जो है पॉलिटिकल पार्टीज, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स को समझने का कोशिश करेंगे कि इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज होता क्या है, फिर हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज का क्या फंक्शन है, पॉलिटिकल पार्टीज को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, पॉलिटिकल पार्टीज कितने तरह के होते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज को हम लोग और बेहतर बनाने के लिए कौन कौन सा उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज होता क्या है। तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज यदि हम बात करते हैं तो वैसे ग्रुप को बोलते हैं जो एक साथ आते हैं और इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट बनाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी एक्ट एज व्हीकल्स ऑफ फेडरल शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड नेगोशिएटर्स ऑफ सोशल डिवीजन इन द एरेना ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। यदि हम बात करते हैं तो जहाँ डेमोक्रेसी होगा वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज होंगे, और जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज होंगे वहाँ डेमोक्रेसी होगी। दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो ये बहुत विजिबल इंस्टीट्यूशंस है डेमोक्रेसी में, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की यदि बात की जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज अ ग्रुप ऑफ पीपल्स हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज कुछ लोगों का ग्रुप है जो एक साथ आकर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और बाद में गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं, और हम लोग देखेंगे कि ओपोजिशन का रोल भी निभाते हैं। ठीक है, ये लोग कुछ पॉलिसीज भी बनाते हैं जो सबके बेनिफिशियल के लिए काम हो। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। सबके भलाई के लिए काम करने के लिए अपने आइडिया को प्रमोट करने का काम करते हैं। दे ट्राई टू परस्यूट पीपल दैट देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स। वो लोगों के सामने ये भी पेश करने की कोशिश करते हैं कि उनका जो आइडियोलॉजी है, उनका जो प्लान है, उनका जो पॉलिसी है, वो किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से बेटर है। They seek to implement these policies by winning popular support through elections. इलेक्शंस के थ्रू वो अपना पॉलिसी का बारे में बताकर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि हम जब इलेक्शन जीत जाएंगे तो आपको इसी तरह का पॉलिसी देखने को मिलेगा हमारे वर्क में। They reflect fundamental political division in a society. Parties are about a part of the society and thus involve partisans. देखिए, पार्टी जो है वो सोसाइटी का पार्ट है, सोसाइटी में ही पार्टी देखने को मिलता है, तो यहाँ पे पार्टीजनशिप देखने को मिलता है। पार्टीजनशिप मतलब क्या होता है, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो जो कुछ ग्रुप हैं, जो पीपल हैं, वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसको फॉलो करने का काम करते हैं, तो पार्टीजनशिप डेवलप हो जाता है यदि हम बात करते हैं तो। कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टीज में कौन कौन से हैं? लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स। ये बहुत ही 3 कंपोनेंट है जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है लीडर्स, दूसरा है एक्टिव मेंबर्स, और तीसरा है हमारा फॉलोअर्स। लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स है। यदि आप एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहें तो देखिए, पीएम, यदि पीएम तो किसी पार्टी के नहीं, लेकिन यदि हम बीजेपी के एक लीडर का नाम लेते हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं नितिन गडकरी, वो लीडर हुए। उनके बाद एक्टिव मेंबर्स जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। उसके बाद फॉलोवर्स जो उनको फॉलो करते हैं, उनका आइडिया अच्छा लगता है, उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, पहले फॉलोवर बनते हैं, फिर एक्टिव मेंबर बनते हैं, और वही बाद में लीडर के रूप में आते हैं। तो हमने समझा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है। अब हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या क्या फंक्शंस होता है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या काम करती है। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है इलेक्शन लड़ना। तो अधिकतर डेमोक्रेसीज में इलेक्शन जो है वो कैंडिडेट्स लड़ते हैं, लेकिन कैंडिडेट्स को फॉरवर्ड करने का काम, लोगों के बीच में लाने का काम किसका होता है? वो होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। कौन लेकर आते हैं लोगों को के सामने अपने कैंडिडेट्स को? पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है,
टू पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, वो अपना पॉलिसी और प्रोग्राम को लोगों के सामने लेकर आते हैं, वो बताते हैं कि हम लोग इस प्रिंसिपल्स पर काम करने वाले हैं। A party reduces a vast multitude of opinions into a few basic positions which it supports. A government is expected to base its policies on the line taken by the ruling party. देखिए, जो रूलिंग पार्टी होता है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो उसी के पॉलिसी, जो रूलिंग पार्टी होता है उन्हीं का गवर्नमेंट होता है, तो उन्हीं के पॉलिसी पे मेनली काम होता है। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जो गवर्नमेंट है वो किसकी है, एनडीए की है। किसकी है, एनडीए की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसको लीड कौन कर रहा है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो इसके जो जितने भी गवर्नमेंट के भी स्टेप्स चल रहे हैं, पॉलिसी चल रहे हैं, वो बीजेपी के पार्टी के आइडियोलॉजी से मैच करता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है। देखिए, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लॉ मेकिंग में। अब आप बोल रहे हो लॉ मेकिंग, लॉ कैसे बना सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी? तो आप देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ने के बाद उन्हीं के मेंबर्स पार्लियामेंट में जाते हैं, लेजिस्लेचर में जाते हैं, और वहाँ पर किसी भी जो बिल होता है उसको उस पर डिबेट करते हैं और उनको पास किया जाता है। तो इस तरह से लॉ में पार्टिसिपेट भी करती है पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है। गो बाय द डायरेक्शन ऑफ देयर पार्टी लीडरशिप। आगे यदि हम बात करते हैं तो टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फॉर्म करना और गवर्नमेंट को चलाने का भी काम होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज का। पार्टी रिक्रूट करते हैं लीडर को, उन्हें ट्रेन करते हैं और फिर उन्हें मिनिस्टर्स बनाते हैं और गवर्नमेंट चलाने का काम करते हैं, अपने तरीक़ा से उस गवर्नमेंट को चलाते हैं। जो हार जाते हैं मान लीजिए इलेक्शंस में, देखिए जीतते कौन है यदि हम बात करते हैं तो जितना सीट होता है, मान लेते हैं 100 सीट है, तो जीतने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए कम से कम हाफ से एक ज़्यादा, मतलब 50, 100 का आधा हो जाएगा 50, उससे एक ज़्यादा 51 सीट चाहिए, तभी आप गवर्नमेंट बना सकते हैं। और नहीं हुआ आपका तो आप ऑपोजिशन के रोल में आ जाते हैं। ठीक, मान लीजिए किसी पार्टी का 45 सीट्स है, तो वो किसी के साथ मिलकर क्या बनाती है, कोलिशन गवर्नमेंट बनाने का काम करती है। ठीक है, क्या बनाती है, कोलिशन गवर्नमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं गठबंधन की सरकार। कौन सी सरकार, गठबंधन की सरकार। ठीक है। Those parties that lose in the election play the role of oppositions। अब देखिए oppositions का रोल क्या होता है, oppositions का रोल होता है जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, उसके पॉलिसी को, यदि उसका पॉलिसी गलत पॉलिसी है तो उनको क्रिटिसाइज करना, उनके फेलियर को बताना। ठीक है, by voicing different views and criticizing government for its failure or wrong policy, उसके बारे में बताने का काम करती है पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में रहती है। अगला, टू शेप पब्लिक ओपिनियन। देखिए, पब्लिक ओपिनियन को शेप करने का काम करती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कभी जैसे कि महंगाई बढ़ जाता है, या फिर अभी जैसे बढ़ा हुआ है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, उसको उठाने का काम करती है, उस इश्यू को रेज करने का काम करती है, हाईलाइट करने का काम करती है, जिससे कि एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट होता है। और वो जो प्रेशर ग्रुप आता है उनमें पॉलिटिकल पार्टीज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ग्रुप जनरेट हुआ, इशू जो रेस किया गया पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, उसी के कारण मूवमेंट लॉन्च हुआ। ठीक है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि उन्होंने पब्लिक ओपिनियन जो था, पब्लिक ओपिनियन उन्हें एक शेप दिया। ठीक है, तो दे रेज एंड हाईलाइट इशूज, मेनी प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज among different sections of society. They also launch movement for the resolutions of problem faced by the people. Movement launch करते हैं। देखिए, आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, आप देखे होंगे जो अभी आम आदमी पार्टी है अरविंद केजरीवाल का, वो जन लोकपाल बिल का जो आंदोलन चल रहा था अन्ना हजारे के समय, उस समय से जुड़े हुए थे उस मूवमेंट से। वो धीरे धीरे क्या किए, एक पार्टी का फॉर्म करते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है। आगे क्या है हमारे पास, टू इनेबल ईजी एक्सेस टू द पब्लिक।
देखिए जो पीपल मतलब जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं उनसे आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, पब्लिक उनसे आसानी से मिल सकती है, क्योंकि पब्लिक ने ही उन्हें इलेक्ट करके वहाँ भेजा है, तो वो पब्लिक को आसानी से ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, इट इज़ ईजी टू अप्रोच लोकल पार्टी लीडर्स देन ए गवर्नमेंट ऑफिसर्स। पार्टीज हैव टू बी रेस्पॉन्सिव टू द पीपल्स नीड्स एंड डिमांड्स। पीपल की जो ज़रूरत है उन्हें तो पूरा करेंगे ही, उनके लिए काम करना पड़ेगा उन्हें। अब हमने पढ़ा क्या फंक्शन है, अब हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या ज़रूरत क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्यों ज़रूरत पड़ता है, यदि आप बात कीजिए कि कोई पार्टी नहीं है, मान लीजिए एक इंडिविजुअल कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है, अब 10 आदमी इलेक्शन लड़ा, 10 अलग अलग जगह पे जीत गया, ये बोलेगा ठीक है हम अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, ये बोलेगा हम अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, सब अपने अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, कोई ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कि कौन सा काम किस तरह से होगा। तो आप सोचिए ऐसे कंट्री चल पाएगा यदि कोई लीडर नहीं होगा, एक को कंट्रोल करने वाला नहीं, तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग करेगा, तो कोई काम परफेक्टली नहीं हो पाएगा। तो वही बोला जा रहा है कि every candidate in the elections will be independent and no one will be able to make any promises to the people about any major policy changes। कोई भी पॉलिसी जो मेजर पॉलिसी होगा, जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी होगा, जिसमें डिस्कशन करना होगा, तो सब तो अलग अलग है, तो उनमें कुछ चेंजेस नहीं ला पाएंगे, कोई बना भी नहीं पाएंगे। द गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड, गवर्नमेंट फॉर्म हो सकता है, बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन, लेकिन उसका यूज कैसे होगा वो पूरी तरह से कोई भी डिसाइड नहीं हो पाएगा। देखिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो मैंने कहा कि वो सिर्फ अकाउंटेबल किसको होंगे, अपने कंस्टिट्यूएंसी में, फॉर वाट दे डू इन द लोकेलिटी, लोकेलिटी में क्या करेंगे उनके लिए तो बोल देंगे, लेकिन बताइए देश कौन चलाएगा, कौन रेस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए, तो उसके लिए कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा वो जानेगा, दूसरा पार्टी जानेगा, तीसरा पार्टी जानेगा, तीसरा कैंडिडेट, चौथा कैंडिडेट जानेगा, ठीक है। तो नो वन विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन, कोई बताएगा ही नहीं कि कंट्री कैसा चलेगा। इसीलिए हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत होती है। अब तो जानिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का ज़रूरत है। अब बताइए जो पार्टीज़ है वो सिस्टम, पार्टी सिस्टम क्या होता है बेसिकली। तो ये पार्टी सिस्टम बेसिकली गवर्नमेंट बनाने का एक तरीका है। गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज ही गवर्नमेंट बनाती है डेमोक्रेटिक कंट्री में, और वही रूल करती है, ठीक है। अब ये कंट्री टू कंट्री अलग अलग होता है, अलग अलग तरह का पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है, सब कंट्री में एक जैसा पार्टी सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। तो हम लोग बात करते हैं पार्टी सिस्टम में सबसे पहले वन पार्टी सिस्टम्स क्या होता है। जैसा कि नाम यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि वन पार्टी, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो एक पार्टी हम लोग को देखने को मिलेगा, और वही कंट्रोल होगा, और वही गवर्नमेंट को चलाने का काम करेगी, गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करेगी और गवर्नमेंट को चलाने का भी काम करेगी। जैसा कि आप एग्जांपल के तौर पर याद रख सकते हैं चाइना, चाइना में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, वही मतलब रूल करती है और कंट्रोल करने का काम करती है। इस सिस्टम में देखिए डिमेरिट्स क्या है, वन पार्टी सिस्टम में कोई कंपटीशंस है ही नहीं, आप किसी को भी सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक ही पार्टी है, दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हम लोग बोल सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक तरीका नहीं हो सकता है, ये डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास चॉइस ही नहीं है। अब आप सोचिए जहाँ चॉइस नहीं होगा वहाँ डेमोक्रेटिक कहाँ होगा, एक ही पार्टी है वो हमेशा जीतने वाली है, कोई भी कैंडिडेट जीते पार्टी तो वही है, तो उनका पॉलिसी भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसमें कुछ नया बदलाव हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है हम लोग का टू पार्टी सिस्टम्स, ठीक है। टू पार्टी सिस्टम हम यदि बात करते हैं ये सब जितना भी पार्टी सिस्टम में ध्यान रखिएगा, ये सब जितना भी सिस्टम्स बन रहा है आपके पास वो हर कंट्री का अलग अलग है और उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग बना हुआ है। सब जगह एक जैसा सिचुएशन नहीं रहता है, सब जगह जो सिचुएशन रहता है वो क्या रहता है, डिफरेंट टाइप का रहता है। तो उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ही ये पार्टी बनता है, उस सर्कमस्टांसेस को, कहाँ पे वो लोकेट है, किस तरह से काम चलने वाला है, उस तरह से
इसको बनाया जाता है। अब देखिए टू पार्टी सिस्टम्स का यदि हम बात करते हैं तो टू पार्टी सिस्टम्स कुछ कंट्री में चलता है जहाँ पे मेनली दो पार्टीज होते हैं, टू मेन पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज और भी होगा लेकिन मेनली जो पावर रहेगा वो इसी दो पार्टी के हाथ में रहेगा। एक पार्टी सरकार बनाएगी, पावर में आएगी, मेजोरिटी में जीतने के बाद, और दूसरी पार्टी क्या करेगी, ओपोजिशन में रहने का काम करेगी। इस तरह का जो सिस्टम है वो आपको यूएसए और यूके में देखने को मिल जाएगा। कहाँ देखने को मिल जाएगा? यूएसए और यूके में। ठीक है, पावर यूजुअली चेंजेस होते रहेगा दो पार्टी के बीच में। जैसे कि आपने यूएसए में सुना होगा दो तरह की पार्टी है, एक है डेमोक्रेटिक और एक है रिपब्लिकन। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो बराक ओबामा या फिर अभी जिसकी जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनकी पार्टी है। और रिपब्लिकन की यदि हम बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले थे। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते थे। तो अदर पार्टी एग्जिस्ट करेगी लेकिन यही दो मेन पार्टीज पावरफुल होगी और चलाने का काम करेंगी। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया जैसी कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए, भारत के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम्स है। क्योंकि यहाँ पे सोचिए इतना मल्टी पार्टी सिस्टम होने का क्या कारण है। इंडिया में इतना सारा डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। हम लोग इंडिया को क्या बोलते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता वाला देश। ठीक है, तो इसमें सोशल, ज्योग्राफिकल सब जगह डाइवर्सिटी है। इतना बड़ा कंट्री है तो दो तीन पार्टी से काम नहीं चलने वाला है, इसलिए यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। अब यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा को देखें, ईसीआई के डेटा को देखें, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में लगभग 750 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। कितने? 750। सोचिए 750 रजिस्टर्ड। अब मल्टी पार्टी सिस्टम्स का क्या बात करते हैं हम लोग। देखिए ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम्स है उसका क्या बेनिफिट्स है। मल्टी पार्टी सिस्टम नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि क्या सजेस्ट कर रहे हैं, मल्टी मतलब बहुत सारा पार्टीज। इफ सेवरल पार्टी compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with other। देखिए, या तो खुद के बदौलत मेजोरिटी में आ गया या फिर किसी के साथ अलायंस कर लिया, जिसे हम लोगों ने कहा था कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। अलायंस कर लिया, संधि करके दोनों आपस में मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस तरह का जो मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलता है? इंडिया में देखने को मिलता है। इसका क्या एडवांटेजेस है सोचिए। देखिए, बहुत सारा पार्टीज होने से क्या होता है कि हम लोग सबको रेस्पेक्ट कर सकते हैं, सबके साथ अच्छे से बर्ताव कर सकते हैं। ठीक है, इट अलाउज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस। सबका एंजॉय कर सकते हैं हम लोग, वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट और ओपिनियन। इसका डिसएडवांटेज क्या है? देखिए, डिसएडवांटेज क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलता है। आप कोई मेजर चेंजेस लाना चाहते हैं, बड़ा चेंजेस लाना चाहते हैं, तो उसमें आपको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि सबका अलग अलग मत होगा, सब सपोर्ट नहीं करेगा एक साथ आपको। तो ये ध्यान में रखना है। It often appears very messy and leads to political instability। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। अब हम यदि बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में जो पार्टीज है मेनली उसमें से किसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल पार्टीज और किसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट पार्टीज या फिर रीजनल पार्टीज। अब बात आता है कि नेशनल पार्टीज क्या होता है। तो देखिए, यदि हम बात करते हैं नेशनल पार्टी, नाम से ही सजेस्ट कर रहे हैं, नेशनल मतलब पूरा कंट्री में चल रहा है। तो पूरा कंट्री में नहीं तो कम से कम कुछ स्टेट्स में तो चलेगा ही। तो सम कंट्री वाइड पार्टीज नॉन एज नेशनल पार्टीज। इसे नेशनल पार्टीज क्यों कहते हैं हम लोग? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इन्हें नेशनल पार्टीज हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेरियस स्टेट्स में काम करती है, सिर्फ एक स्टेट्स में काम नहीं करती है, दो तीन ज़्यादा स्टेट में काम करती है। लेकिन इनका जो पॉलिसीज़ होता है वो सब जगह क्या होता है? सेम पॉलिसीज़ के तहत काम करती है।
ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। उन लोगों का पॉलिसी सेम टाइप में काम करता है, जिस तरह नेशनल लेवल में काम करेगा उसी तरह लोकल लेवल में भी काम करेगा। जितने भी पार्टीज हैं सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI में रजिस्टर्ड होंगे, इनका अपना एक सिंबल होगा। ठीक है, जो ECI है वो सबके साथ इक्वल बिहेव करती है, इन लोग को एक यूनिक सिंबल देने का काम करती है, और ये सिंबल का यूज सिर्फ और सिर्फ उसके ऑफिशियल कैंडिडेट्स ही कर सकते हैं, हर कोई उनका यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए इन्हें पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पार्टीज या फिर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। समझ में आया आप लोगों को कि नेशनल पार्टीज क्या होता है? अब बात करते हैं कि नेशनल पार्टीज किसको बोलेंगे, कोई नेशनल पार्टी कब बनता है, इलेक्शन कमीशन कब बोलता है कि ये नेशनल पार्टीज बन चुका है। तो अब यदि आप ताज़ा न्यूज़ याद करें तो आपको एक पार्टी है जो है आम आदमी पार्टी। कौन सा है? आम आदमी पार्टी, जो अभी फिलहाल ही नेशनल पार्टीज बनी है, उन्हें ये दर्जा हासिल हो चुका है नेशनल पार्टी का, उन्हें रिकॉग्नाइज कर दिया गया नेशनल पार्टीज के रूप में। ठीक, अब नेशनल पार्टीज कैसे बन गई आप, तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहला मस्ट सिक्योर 6% ऑफ टोटल वोट इन लोकसभा। यदि लोकसभा का इलेक्शन होता है, आपको पता है लोकसभा का इलेक्शन कब होता है? लोकसभा का इलेक्शन होता है जब प्रधानमंत्री का जब इलेक्शन होता है ना, PM कैंडिडेट्स के लिए, जो इस बार हम लोगों का 2024 में होने वाला है, पिछला 2019 में हुआ था। तो उस समय आपको कम से कम टोटल वोट का 6% वोट आपको मिलना चाहिए। यदि आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, और लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, क्या करना पड़ेगा? 6% ऑफ टोटल वोट्स इन द असेंबली इलेक्शंस ऑफ 4 स्टेट्स। 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस में आपको टोटल वोट का 6% लाना पड़ेगा, और साथ साथ में आपको 4 सीट जीतना पड़ेगा लोकसभा में, तब आपको मिल जाएगा नेशनल पार्टी का स्टेटस, सिंबल। तो अभी आम आदमी पार्टी ने, देखिए, सबसे पहले दिल्ली, फिर पंजाब, फिर गुजरात में कुछ वोट मिला उन्हें, फिर हिमाचल प्रदेश में वोट मिला। इस तरह से वोट मिलने के कारण वो बन गई नेशनल पार्टीज। ठीक है। तो आप लोगों ने जाना कि नेशनल पार्टी किस तरह से बना जाता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ नेशनल पार्टीज का नाम। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली हम लोग देख रहे हैं यदि हम बात करते हैं तो, और ये डेटा 2018 के अकॉर्डिंग है, और मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूँ। आप जो इस बार बनी है वो है आम आदमी पार्टी। कौन सा है? आम आदमी पार्टी। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहला जो अल्फ़ाबेटिकली है वो है AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। देखिए, यदि आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इनके जो मेन लीडर हैं वो है ममता बनर्जी, सुश्री ममता बनर्जी। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल के CM हैं, उनके नाम पर है। यदि हम बात करते हैं तो ये पार्टी कांग्रेस से अलग हुई थी 1998 में, और इन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा मिला था 2016 में। इनका सिंबल है, इस तरह का फूल है 3, और नीचे घास बना हुआ है। इसके बाद है दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी, BSP, श्रीमती मायावती देवी का पार्टी है ये। यदि हम बात करते हैं अभी, यदि आप सिंबल में यदि बात करते हैं, अभी समझने की कोशिश करते हैं, तो ये बना था कांसीराम के लीडरशिप में 1984 में। ठीक है, ये 1984 में बना था। इनका जो सिंबल है वो क्या है? एलिफेंट। क्या है इनका सिंबल? एलिफेंट। ठीक है, ये मेनली बहुजन समाज इसलिए रखा गया था ना, क्योंकि ये सबके लिए, दलित हो, आदिवासी हो, OBC हो, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो, सबके काम करने के लिए काम कर रही थी। और ये किनके विचारों से प्रेरित हैं? ज्योतिबा फूले, पेरियार रामास्वामी निक्कर, बाबा साहब अम्बेडकर, साहू महाराज, इन सब के जो आइडियोलॉजी हैं उनसे प्रेरित हैं। ठीक,
तो ये ध्यान में रखिएगा कि इतने तरह का पार्टीज है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो भारतीय जनता पार्टीज है। कौन सा पार्टीज? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। इनका फॉर्मेशन हुआ 1980s में। इनका तो आपको सिंबल पता होगा, कमल छाप। ठीक है, इनका जो स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनसंघ के द्वारा। अभी जो गवर्नमेंट है हम लोग का सेंट्रल में, उनमें लीड रोल में है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ये भारतीय जनसंघ से स्टार्ट हुआ था। इनके जो फाउंडर हैं वो हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो बनाया गया था 1951 में ही, लेकिन इनका नाम हुआ भारतीय जनता पार्टी 1980 में। ठीक है। इनका जो आइडियोलॉजी है वो इंडियन एंशिएंट को लेकर है, कल्चर को लेकर है, वैल्यूज़ को लेकर है, और एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बनाने पे काम करती है, और दीनदयाल उपाध्याय का आइडिया पे काम करने का काम होता है। इसके बाद है आपका CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में बना था, और ये मार्क्सिज्म, जो कार्ल मार्क्स थे, लेनिन जो थे, लेनिनिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी पे बिलीव करती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये बेसिकली प्रमोट करने का काम करती है, जो वर्किंग क्लास पीपल होते हैं, फार्मर्स होते हैं, पुअर्स होते हैं, उनके लिए काम करती है। कौन? CPIM। CPI, अब CPIM की यदि हम बात करते हैं तो ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जो CPI के बाद ही बना था। ये बना था 1925 में, और ये जो मार्क्सिस्ट है ये बना 1964 में। ये भी मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के जो थॉट है, आइडियाज़ हैं, उन पे बिलीव करने का काम करती है। ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन पे बिलीव करती है और चाहती है कि सोसाइटी में इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटीज़ है, इतना जो डिफरेंसेस है, वो कम से कम हो जाए, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करती है पुअर्स को, फैक्ट्री वर्कर्स लोग को, फार्मर्स को, एग्रीकल्चर लेबर्स को। ठीक, इसके बाद हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे पुरानी पार्टी हम बोल सकते हैं, जो देश आज़ाद होने से पहले बनी थी। A.O. ह्यूम्स के अध्यक्षता में बनी थी, जो 1885 में बनी थी, जिसे हम लोग अभी जनरली कांग्रेस पार्टी के नाम से कहते हैं, और ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। इनका जो आइडिया रहता है वो सेंट्रिस्ट आइडिया रहता है। कौन सा आइडिया रहता है? सेंट्रिस्ट। सेंट्रिस्ट पार्टी है, मतलब ना ही ये लेफ्ट है और ना ही राइट है, ये परफेक्ट आइडियोलॉजी में विश्वास, बिलीव करने की काम करती है। एक और पार्टी NCP, नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी के अलग होने से ही बना था 1919 में। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी से अलग और ये भी कांग्रेस पार्टी से अलग होने से बना था, इसलिए दोनों के नाम में आपको कांग्रेस दिखेगा। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी, और आम आदमी पार्टी को आप जानते ही हैं। इनका जो सिंबल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो सिंबल हाथ है, हैंड। ठीक है। आम आदमी पार्टी झाड़ू छाप। तो ये रहा हम लोग का नेशनल पार्टीज। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टेट पार्टीज की। वैसे पार्टीज जो सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में काम करते हैं, कुछ ही मतलब क्या, 1 या 2 स्टेट्स में ही काम कर रहे हैं, वैसे पॉलिटिकल पार्टीज को हम लोग बोलते हैं स्टेट पार्टीज। तो देखिए, जितना नाम हमने बताया, 8 नाम ये नेशनल पार्टीज हैं, बाकी सब क्या है? स्टेट पार्टीज ही हैं। इनके एलिजिबिलिटी की बात करते हैं हम लोग, तो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम 6% ऑफ टोटल वोट। जो जनरल असेंबली हो रहा है स्टेट्स में, उसमें कम से कम 6% वोट मिलना चाहिए, और साथ साथ में ध्यान दीजिए, एंड मस्ट विन मिनिमम 2 सीट्स इन द असेंबली इलेक्शंस ऑफ स्टेट्स, और उस स्टेट्स के इलेक्शंस में कम से कम 2 सीट जीतना चाहिए। मतलब 6% वोट मिलना चाहिए, और 2 सीट यदि कोई पार्टी जीत जाती है तो उन्हें स्टेट पार्टीज के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब कुछ स्टेट पार्टीज देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे समझिए, लेकिन सबसे पहले कि स्टेट पार्टीज आने से क्या बेनिफिट हुआ। लास्ट 3 डिकेड्स की यदि हम लोग बात करते हैं, तो द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ रीजनल पार्टीज हैज एक्सपेंडेड, बहुत बढ़ा है, और उनका पावर भी बढ़ा है। इससे क्या देखने को मिला है? हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिला है पार्लियामेंट में, और डाइवर्सिटी देखने को मिला है तो हम लोग बात कर सकते हैं कि
जो डेमोक्रेसी का मेन प्रिंसिपल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन, वो भी देखने को हम लोग को मिला है। ठीक है, और अधिकतर समय में अब क्या हो रहा है कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बना रही है कुछ स्टेट्स में। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कोलिशन गवर्नमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि नेशनल लेवल पर भी कोलिशन गवर्नमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक परफेक्ट पार्टी को सारा वोट नहीं मिल रहा है। तो ये अच्छा सिंबल भी हो सकता है हम लोग का। अब देखिए कौन कौन सा पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे कंट्रीज़ में, उससे समझ लेते हैं कुछ। जैसे देखिए मैं बता देता हूँ इसमें से कुछ। हम लोग अपने झारखंड स्टेट्स में देखते हैं यदि, तो देखिए झारखंड में कौन कौन सा पार्टी है आपका, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा। उसके बाद देखिए कौन कौन सा है, आजसू पार्टी 1986 में, जेवीएम 2006 में बना। ठीक है, ये देखिए बिहार में देखिए कौन कौन सा पार्टी है, जनता दल, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, ये झारखंड में भी है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन से पार्टी हैं, लोग कुछ पार्टी देख रहे हैं, सारी पार्टी देखने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में देखिए राष्ट्रीय लोक दल, समाजवादी पार्टी, अभी हमने देखा था ना बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, वो भी यूपी में है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे पार्टी हैं हमारे पास, बहुत सारे स्टेट पार्टी हैं जो लोकल पार्टीज हैं जो हमारे कंट्रीज़ में हैं। मैंने पहले ही बताया था कि 750 जो कंट्री हैं, मतलब 750 जो पार्टीज़ है पॉलिटिकल पार्टीज़, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड किए हुए हैं। ठीक, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि कौन कौन सा प्रॉब्लम, जो चैलेंजेस हैं वो फेस करना पड़ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। ऐसा तो नहीं होगा कि प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ रहा होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो फेस करना ही पड़ रहा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जो सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज़। इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत ही कम देखने को मिलता है पार्टीज़ के अंदर। अब वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाएं तो आपको दिखेगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो पावर है वो कुछ ही लोगों के हाथ में है, जो पावर है वो कुछ ही लोगों के हाथ में है, या टॉप लीडर के पास ही देखने को मिलेगा। देखिए तो इससे क्या बेनिफिट्स, मतलब इससे क्या डिसएडवांटेज है, तो ये सब डिसएडवांटेजेस ही है कि हम लोग सबको पावर नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, कुछ ही लोग डिसाइड कर रहे हैं कि आगे होने वाला क्या है। तो ये बोलता है डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स, मेंबरशिप रजिस्टर्स नहीं होता है। डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स, ये लोग ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग नहीं करते हैं। एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली, इलेक्शंस रेगुलरली एक फिक्स इंटरवल पर नहीं करते हैं पार्टीज़ के अंदर। ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द पार्टी, जो मेंबर का, जो पार्टी का ऑर्डिनरी मेंबर होता है उसको कुछ पता नहीं चल पाता है कि क्या हो रहा है पार्टी के अंदर और क्या नहीं हो रहा है। डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपन इनसाइड द पार्टी। तो ये था लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज, सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, टॉप लीडर डिसाइड कर लिए और आगे ये फैसला कर दिया गया कि आपको ये करना है। तो जो ऑर्डिनरी मेंबर है उन्हें कुछ अच्छे से पता नहीं चलता, उनका पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है और उनको वो काम करना पड़ता है। अब हमारे पास दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब एक पीढ़ी दूसरा पीढ़ी के पास फॉरवर्ड हो जा रहा है, मतलब फैमिली मेंबर, फैमिली का ही मेंबर पार्टी में इम्पोर्टेंट है और जो उसको कंट्रोल कर रहा है, जो मतलब कैंडिडेट्स को सीट मिल रहा है वो उसका फैमिली मेंबर है या फिर उसका रिलेटिव है या फिर उसका बहुत ही करीबी आदमी है, ये देखने को मिल जाता है। सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर, देखिए पहले ही बताया था इंटरनल डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम है, तो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ओपन नहीं होता है, तो उनका जो फंक्शनिंग है वो कुछ ही लोगों के हाथ में होता है। तो बहुत
कम ही पीपल लोग हैं, देयर आर वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर्स टू राइज टू टॉप इन ए पार्टी। एक ऑर्डिनरी वर्कर पार्टी के टॉप पोजीशन पे पहुंच सकता है, ये बहुत ही कम बार देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए जैसे कि डायनेस्टिक सक्सेशन में मैं बात करता हूँ, आप यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, मतलब राजीव गांधी, ये सब जो पूरा जनरेशन है, पीढ़ी है, अभी राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी हैं, तो ये सब उनके ही के हाथ में है। उन कांग्रेस में और बहुत से अच्छे लीडर हैं जिनके हाथ में जाना चाहिए, और अभी अभी उनमें इलेक्शंस भी हुआ, तो अभी प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए तो प्रेसिडेंट पोस्ट दूसरे को बनाया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे अच्छे लीडर हैं, सचिन पायलट है, अशोक गहलोत हैं, ये सब कांग्रेस के ही अच्छे अच्छे लीडर हैं। लेकिन वहाँ पे वही बात है ना कि डायनेस्टिक सक्सेशन देखने को मिल ही जाता है। ऑर्डिनरी वर्कर टॉप पोस्ट पर नहीं पहुंच पाते हैं या फिर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन मैनी पार्टीज द टॉप पोजीशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर ऑफ वन फैमिली। जो टॉप पोजीशन होता है वो हमेशा कंट्रोल किया जाता है एक फैमिली के द्वारा। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट पोस्ट है वो बहुत दिन से सोनिया गांधी के पास था, सोनिया गांधी के पास आया राहुल गांधी के पास, और राहुल गांधी के बाद अभी बनाया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। ठीक है, तो डायनेस्टिक सक्सेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो चैलेंजेस है जिससे हम लोग को समझना है। तो कुछ हम यदि बात करते हैं तो ये सब डिमेरिट्स हैं एक तरह से, जिसमें हम लोग को सुधार लाने की कोशिश करनी है ताकि हम लोग और अपने डेमोक्रेटिक को और बेहतर बना सकते हैं। People who do not have adequate experience or popular support come to occupy position of power। देखिए ये तो होगा ही, फैमिली मेम्बर है तो अपने रिलेटिव को यदि बना देंगे तो उनको लोग अच्छे से जानेंगे नहीं, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और उन्हें पावर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पावर। ठीक है, जैसे कि देखिए प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी हैं, नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आप देखे होंगे कि उनका जो स्टोरी है, आप उनके थॉट से, आप उनके जो विचार हैं, उनके आइडिया से मतलब पसंद कर सकते हैं, नहीं पसंद कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आप देखिए वहाँ पे कि वो स्टार्ट कहाँ से किए, एक ऑर्डिनरी वर्कर से स्टार्ट करते हुए अभी वो कंट्री के सबसे ऊंचे पोस्ट पर, यदि हम बात करते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर्स के पोस्ट पर है, गवर्नमेंट का जो हेड होता है, हेड ऑफ स्टेट तो प्रेसिडेंट होती है। ठीक है, तो आप प्रेसिडेंट्स में भी देखिए, तो प्रेसिडेंट्स के बारे में आप देखिएगा, अभी द्रौपदी मुर्मू हैं, उनके स्टोरी को देखिए तो वो भी एक बहुत ही ऑर्डिनरी लेवल से वहाँ तक पहुँची है। आगे देखिए, मनी का रोल और मसल्स पावर का भी रोल देखने को मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज में। पार्टीज क्या चाहती है? पार्टी चाहती है, बहुत शॉर्टकट अपनाना चाहती है इलेक्शंस को जीतने के लिए, इसलिए वो वैसे लोगों का नाम नॉमिनेट करती है जिनके पास पैसा होता है, या फिर जो उन्हें पैसा किसी भी तरह से रेज करके दे सकते हैं, बढ़ाकर दे सकते हैं। यदि कुछ रिच पीपल्स और कंपनीज जो फंड दे रहे हैं पार्टीज को, ठीक है, उनका इन्फ्लुएंस हमेशा पॉलिसी पे रहता है, तो पार्टी पे हमेशा कंट्रोल बनाए रखती है, वो इन्फ्लुएंस बनाती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए क्योंकि हमने उस समय आपको फंड दिया था, पैसा दिया था, तो आपको मेरा बात मानना पड़ेगा। इस तरह का पॉलिसी आप बनाइए जिससे हमको बेनिफिट हो। तो ये बोल रहा है कि rich people and company who give fund to parties tend to have influence on the policy and decision of the party. In some cases, parties support criminals who can win elections. कभी कभी ऐसा भी केस हो जाता है कि पार्टी वैसे लोगों को सपोर्ट कर देती है जो क्रिमिनल्स होते हैं, लेकिन उन्हें मतलब रहता है कि पार्टी को विश्वास रहता है कि ये हमें इलेक्शन जिता सकते हैं। ठीक है, अगले चैलेंजेस की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला चैलेंजेस है, किसी भी वोटर्स के पास मीनिंगफुल चॉइस नहीं है। मतलब वोटर भी समझ चुके हैं कि सब पार्टी कुल मिलाकर मिला जुलाकर एक ही हो चुका है, सबका आइडियोलॉजी भले अलग अलग हो लेकिन अब काम करने का तरीका लगभग में सबका क्या हो चुका है, एक हो चुका है। ये पूरे वर्ल्ड का यही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। In recent years, there has been a decline in the ideological differences.
एमंग पार्टीज इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। जैसे कि इंडिया की यदि हम बात करते हैं तो जितने भी मेजर पार्टीज़ हैं वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में एक ही तरह से बिहेव करते हैं। उनमें जो डिफरेंसेस है वो पूरी तरह से कम हो चुका है। सबका जो आइडियोलॉजी है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर लगभग में एक जैसा देखने को मिलता है। Those who want really different policies have no option available to them। तो मान लीजिए जो वोटर्स हैं वो किन को वोट दें, सब तो लगभग में सबका पॉलिसी तो लगभग में सेम ही है, तो वोटर लोग के पास कोई भी मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिल पाता है। ये उनका एक डिमेरिट्स है, इसमें भी हमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो अभी आपने जाना कि कौन कौन सा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा स्टेप्स लिया जाए या फिर लिया जा चुका है जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में रिफॉर्म देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो यह है कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशंस में हमारे अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, सुधार किया गया। उसमें क्यों किया गया है? ताकि जो इलेक्टेड एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्हें हम बोलते हैं सांसद, वो पार्टी चेंज ना करें। अब वो लोग पार्टी चेंज क्यों करते हैं? ठीक है, एज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वे आर इंडल्जिंग इन डिफेक्शंस। डिफेक्शन मतलब एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी में चलते रहता है। ऐसा ही वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें मिनिस्टर्स बनने का क्या दिया जाता है? लोभ दिया जाता है। ठीक है, उन्हें बताया जाता है कि आपको हम मिनिस्टर्स बना देंगे, आप मेरे पार्टी में आ जाइए, या फिर उन्हें कुछ कैश रिवॉर्ड्स दिया जाता है कि आपको कुछ कैश रिवॉर्ड्स दिया जाता है। इसी को रोकने के लिए एक लॉ बनाया गया। अब लॉ क्या कहता है कि यदि कोई भी एमएलए और एमपी पार्टी चेंज करता है तो वो अपना सीट जहाँ से लड़ा था उस लेजिस्लेचर में, ही और सी विल लॉस द सीट इन द लेजिस्लेचर बट दिस हैज मेड एनी डिसेंट। देखिए इसका एक डिमेरिट्स भी है, एक बेनिफिट तो समझे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हम जो ज़्यादा डिफेक्शंस होता था, ज़्यादा हेरा फेरी होता था, चेंजेस होता था, उसको तो हम लोग रोक लिए। लेकिन इसका आप एक डिमेरिट भी समझिए कि जो एमपीज़ और एमएलएज हैं उनको एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा कि पार्टी के लीडर जो डिसाइड किए हैं वही मानना पड़ेगा। तो ये बोला जा रहा है दिस हैज मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफिकल्ट एज एमपीज एंड एमएलएज हैव टू एक्सेप्ट व्हाट एवर द पार्टी लीडर डिसाइड। तो जो पार्टी लीडर डिसाइड किया वही मानना पड़ता है। ये डिमेरिट देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर दिया गया है यदि हम बात करते हैं तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया है, पास किया गया ऑर्डर इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, किसका? मनी का और क्रिमिनल्स का, कि वो कंपलसरी एक बनवा दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है कि जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, कंटेस्ट करेंगे, मतलब लड़ेंगे, उनको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा और एफिडेविट्स में अपना इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि उनके पास कितना प्रॉपर्टी है और उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस भी है क्या, इनका डिटेल देना पड़ेगा। कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है या फिर कितना प्रॉपर्टी है, सारा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो ये सिस्टम तो सही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर इशू किया गया है, लेकिन ये सिस्टम चेक नहीं होता है। मतलब इन्फॉर्मेशन तो दे दिया जाता है कैंडिडेट्स के द्वारा, लेकिन इनको चेक पूरी तरह से कोई नहीं करता है कि वो कितना सही है और कितना गलत है जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है कैंडिडेट्स के द्वारा। लेकिन यदि वो कैंडिडेट्स अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसमें गलत पाया जाता है तो उन्हें क्या किया जा सकता है, उस सीट से उनका जो मतलब इलेक्शंस है उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। उनका जो लीडरशिप है, एमएलए बन गए हों या फिर एमपी बने हों, उन्हें उसी समय हटा दिया जाएगा। तीसरा जो तरीका किया गया है इलेक्शंस कमीशन के द्वारा सुधार करने के लिए, इलेक्शंस कमीशन एक ऑर्डर पास करती है और नेसेसरी कर दी गया है सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि वो क्या करवाएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन करवाएंगे अंदर में, मतलब पार्टीज़ के इंटरनली, और साथ साथ में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। क्या फाइल करेंगे? इनकम टैक्स रिटर्न। देखिए यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो पार्टी इनकम टैक्स तो करना स्टार्ट कर चुके हैं ऐसा, लेकिन ये सिर्फ मेयरली फॉर्मेलिटी के लिए होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ में कुछ रिफॉर्म ला सकते हैं। अब हम लोग के पास है सबसे लास्ट
कि और क्या क्या तरीका हो सकता है, मतलब और क्या क्या मेजर्स हो सकता है जिससे कि हम बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने का तरीका आपसे सजेशन पूछा गया है, मेजर्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। तो देखिए सबसे पहला सजेशन क्या हो सकता है कि एक लॉ बनाना चाहिए जो रेगुलेट कर सके कि पार्टीज के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है, और ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि एक रजिस्टर मेंटेन किया जाए हमेशा उसके मेंबर का। उन लोगों को अपना एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉलो करना चाहिए, उसी के थ्रू इलेक्शंस करवाना चाहिए। किसके लिए? हाईएस्ट पोस्ट के लिए, जो ऊंचा पोस्ट होगा, जैसे पार्टी का प्रेसिडेंट है हो गया, उसके लिए इलेक्शंस होना चाहिए। और क्या करना चाहिए? कुछ सीट रिजर्व कर देना चाहिए, जिस तरह की नगर पंचायत में कर दिया गया है। ठीक है, जो म्यूनसिपैलिटी का चुनाव होता है, फिर मुखिया का चुनाव होता है, उसमें क्या कर दिया गया है? कंपलसरी कर दिया गया वुमेन के लिए 1/3 सीट, ताकि वुमेन का पार्टिसिपेशन लोकसभा और आपका स्टेट असेंबली में देखने को मिले। It should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets about 1/3 to women candidates। इसी तरह हम लोग कुछ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शंस में कुछ स्टेट फंडिंग, मतलब कुछ बेनिफिट्स मिलना चाहिए। जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं उन्हें कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए, ताकि वो मतलब क्या बोल सकते हैं ज़्यादा मनी के पीछे ना भागे अपने काम करने के लिए। ठीक है, मनी के लिए तो देखिए किस तरह से सपोर्ट हुआ हो सकता है यहाँ पे। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन इन फॉर्म ऑफ काइंड सच एज पेट्रोल, पेपर्स, टेलीफोन एटसेट्रा, और इन कैश ऑन द बेसिस ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शंस। ठीक है, लास्ट इलेक्शंस में कितना वोट मिलता है उसके थ्रू ये बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, लास्ट सेक्शन लिखा गया है, यहाँ पे क्या होगा? लास्ट इलेक्शन। ठीक है, उसके बिहाफ पर उनको कुछ कैश मिल जाए या फिर कुछ बेनिफिट्स मिल जाए, ताकि उन्हें इलेक्शन लड़ने में आसानी हो। नहीं तो क्या होता है, देखिए पॉलिटिकल पार्टी सोचते हैं मेरे पास पैसा तो है नहीं, तो पैसा कलेक्ट करने के लिए वो लोग जो रिच पीपल हैं या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और उनका बात मानना पड़ता है। तो यदि ये सब बेनिफिट मिलेगा तो हो सकता है कि वो लोग अपने पॉलिसी पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू पेटिशंस, पब्लिसिटी एंड एगिटेशंस। देखिए हम लोग जानते हैं डेमोक्रेसी में जो सबसे बड़ा आदमी होता है वो होता है पीपल। तो पीपल प्रेशराइज कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। ठीक है, पेटिशन करके, पब्लिसिटी करके, एगिटेशंस करके बार बार उनको बताया जा सकता है। और जब पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा फील होने लगेगा कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपना पब्लिक सपोर्ट खो देंगे, तो वो लोग अच्छा से काम करेगी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज बाय नॉट टेकिंग अप रिफॉर्म्स दे विल बिकम मोर सीरियस अबाउट द रिफॉर्म्स। तो वो लोग रिफॉर्म्स को लेकर ज़्यादा सीरियस होंगे। तो जो चेंजेस ला सकती है वो कौन ला सकती है? पब्लिक ला सकती है, पीपल ला सकती है। और यदि हम बात करते हैं सबसे लास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट टू इम्प्रूव द सिचुएशन ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज। ये भी बहुत ही अच्छा सजेशन है। यदि आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का सिचुएशन सुधरे, इम्प्रूव हो, तो आप ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल पार्टीज और आप एक स्टेप की अपनाइए कि हम किस तरह से चेंजेस ला सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। जितना ज़्यादा पब्लिक पार्टिसिपेट करेगी डेमोक्रेसी उतना बेहतर काम करेगा, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब सरकार से जितना ज़्यादा क्वेश्चन राइज करेंगे, सरकार उतना ज़्यादा अकाउंटेबल होगी, उतना ज़्यादा रेस्पॉन्सिव होगी। ये हम लोग आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर में पढ़ते हैं, जानते हैं कि जो गवर्नमेंट होता है वो कितना अकाउंटेबल होता है, रेस्पॉन्सिव होता है और लेजिस्लेट गवर्नमेंट होता है। और डेमोक्रेसी किसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर क्यों है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जाना कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है, इसका क्या ज़रूरत है,
इस मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका फंक्शंस क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम क्या होता है, कितने तरह का वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम्स, इनके द्वारा कौन कौन सा चैलेंजेस फेस किया जा रहा है इसको इम्प्रूव करने के लिए, और क्या क्या किया जा सकता है, और कौन मतलब क्या क्या किया जा चुका है और क्या क्या किया जा सकता है, ये सब हमने जाना इस वीडियो में। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, आपने हमें बहुत धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।